करेंगे हम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फिनिश किया था, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 4 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भी एटलीस्ट इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप गौर करें तो प्ले डू चेक एक्ट इस साइकिल के तहत अभी हम चेक वाले सेक्शन में आ गए। इसमें हम एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मॉनिटरिंग यानी बेसिकली इवैल्यूएशन को कहा जाता है। अब चेक करना ये दो तरीकों से हो सकता है, अपने काम को चेक करना या एक्टिव तरीके से या रिएक्टिव तरीके से। तो एक्टिव मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? जिस तरह नाम से जाहिर है कि हादसे से पहले जब हम अपने कंट्रोल मेजर्स को चेक करते हैं तो उसको एक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है। जब अभी हादसा नहीं हुआ और आप वर्क प्लेस में जाते हो, इंस्पेक्शन वगैरह करते हो, तो ये एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। और रिएक्टिव मॉनिटरिंग यानी रिएक्शन के तौर पे जब आप चीजें देखते हो, हादसा हो गया और हादसे के बाद जाके आप जिस तरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हो, तो ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। चेकिंग दोनों है, लेकिन एक हादसे से पहले और दूसरा हादसे के बाद। या आप इल हेल्थ डेटा को उठाते हो या एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को उठाते हो, उसको चेक करते हो और देखते हो कि मेरे एरियाज ऑफ कंसर्न कौन से हैं, यानी कहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हादसा हो जाता है। तो इस अमल को रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाएगा, क्योंकि ये हादसे के बाद आप चीजें चेक करते हो। हादसे से पहले अगर आप वर्क प्लेस में जाके वहां पे इंस्पेक्शन वगैरह करते हो, तो वो फिर एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। क्लियर? यस सर। सर का आंसर असल किया है सर। सलमानी क्या कह रहे हैं? कंसर्न किस चीज की मानी? कंसर्न सर। कंसर्न वैसे तो कहते हैं अपने मामले को के, लेकिन एरिया ऑफ कंसर्न उसको कहते हैं कि मेरे कौन से मामले का क्या कह सकते हो उर्दू में, कि मेरा मसला कहाँ से खराब हो रहा है, उस एरिया को हाईलाइट करना। कंसर्न, मामला, मसला, इस तरह को उर्दू में कह सकते हैं। तशवीश, कंसर्न मीन तशवीश। ठीक हो गया? ओके सर। मॉनिटरिंग अक्सर हम कहते हैं ना कि इस मामले पे या इस मसले पे मेरे कुछ कंसर्न्स है, यानी मेरे कुछ रिजर्वेशंस है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव मॉनिटरिंग बेसिकली आपको स्टैंडर्ड उठा के उसके साथ अपनी कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी चेक करते हो। क्या स्टैंडर्ड ये कह रहा है और मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो ये भी एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। जिस तरह आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, तो आपने कोई स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और फिर उसके मुताबिक आप जाके वर्क प्लेस में इंस्पेक्शन करते हो कि क्या वो फॉलो हो रहा है, कहाँ तक फॉलो हो रहा है, कहाँ तक नहीं फॉलो हो रहा। इसी तरह हम कुछ और भी चीजें हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिस तरह रिस्क असेसमेंट्स हो गए या ट्रेनिंग्स हो गए या मीटिंग्स हो गए या इंस्पेक्शंस हो गए। तो ये कितने कुछ हमने प्लान किए हुए थे और कितने कुछ कंप्लीट कर लिए, तो ये भी एक्टिव मॉनिटरिंग में आएगा कि कितना कुछ हमने प्लान किया था और कितना कुछ हमने कर लिया, तो ये भी एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाएगा। अच्छा, ये एक्टिव मॉनिटरिंग के फिर एग्जांपल्स आ जाते हैं कि सेफ्टी इंस्पेक्शंस करना, सेफ्टी टूर्स करना, सेफ्टी सैंपलिंग करना, ये एक्टिव मॉनिटरिंग की एग्जांपल है। अब सेफ्टी इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, हम वर्क प्लेस की अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसमें जनरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस भी कुछ होते हैं, यानी रेगुलेटरी बॉडीज जिस तरह लेबर इंस्पेक्शंस वाले आ जाते हैं या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले आके आपके वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट की और मशीनों की भी अपनी कुछ इंस्पेक्शंस होती है, और इसी तरह प्री यूज चेक्स, कोई मशीन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ इंस्पेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ये इंस्पेक्शन कौन करता है? इंचार्ज या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो इस चीज का एक्सपीरियंस हो या इंस्पेक्टर हो, तो वो सेफ्टी के इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर सकता है। क्लियर और नॉट? इंस्पेक्शन सर।
स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस उन इंस्पेक्शंस को कहते हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज करते हैं, कानूनी इदारे जो इंस्पेक्शन करते हैं उनको हम स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस कहते हैं। यानी जिस तरह लेबर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं और वो आपकी वर्क प्लेस की एग्जामिनेशन करते हैं, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो डस्ट वगैरह की मॉनिटर करने के लिए आते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोर इंस्पेक्शन। टेरिटरी में रेगुलेटरी बॉडीज के अलावा इंश्योरेंस वाले भी आपके वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी में कवर होता है। क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। अब इसमें क्वेश्चन रेज ये होता है जिस तरह इन्होंने लिखा है लाइन मैनेजर करता है या कॉम्पिटेंट पर्सन करता है, तो इंस्पेक्शंस कौन करेगा? वैसे आपको कोई आइडिया है? लाइन मैनेजर करता है। वो तो लाइन मैनेजर तो इधर लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिकली कौन करता है? कोई भी कोई जिसको नॉलेज हो साइट पे जो अच्छा देखिए, सारे शॉप के साथ कनेक्टेड होता है, एमटीओज है, अच्छा देखिए, वो करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज आप लोग नोट कर ले कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इंस्पेक्शन सेफ्टी इंस्पेक्शन कौन करेगा, तो पहले तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि किस चीज की इंस्पेक्शन। अब फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर्स की इंस्पेक्शन है, चले वो तो हमारे टीम कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही सर, सर आवाज कट रही है। एक मिनट सबर कर यार, सर कुछ कर यस सर। यस सर। जी जी आ रही है आवाज, आप है। अच्छा मैं पूछ रहा था कि इंस्पेक्शंस की जब बात आती है तो पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि किस चीज की इंस्पेक्शन, यानी सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई इक्विपमेंट है ठीक है उसकी इंस्पेक्शंस तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल आइटम्स हो सकते हैं जिसकी इंस्पेक्शन हम नहीं कर सकते, तो हम पहले ये पूछेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए या फायर हाइड्रेंट्स हो गए या कुछ ऐसे जो सेफ्टी से रिलेटेड आइटम्स है उनकी तो हम इंस्पेक्शन कर लेंगे, लेकिन बाकी या तो बाज ऑर्गेनाइजेशन एक अलग सा सेफ्टी का भी इंस्पेक्टर रखते हैं और साथ में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया या कोई और ऐसा डिपार्टमेंट मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से उसको असाइन कर लेते हैं कि वो लोग इंस्पेक्शंस करते हैं, ठीक है, और बाज दफा टीम अप्रोच भी इसमें हो सकता है। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा सेफ्टी सैंपलिंग, सैंपलिंग किसको कहते हैं कि आपके पास अगर कोई चीज आइटम ऐसा है जिसकी तादाद ज्यादा हो तो फिर एक एक की इंस्पेक्शन करना सैंपल टू जज कंप्लायंस, हम उसमें से कुछ सैंपल उठाते हैं और उसके भी आप पे डिसाइड करते हैं कि अगर ये ठीक है तो बाकी भी ठीक होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास मास्क आ जाते हैं या ग्लव्स आ जाते हैं या नए फायर एक्सटिंग्विशर हम मंगवाते हैं, तो उसकी पहले इंस्पेक्शन क्लियर होगी तब उसकी इशुएंस स्टार्ट होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक पेयर उठा के हम चेक करें या यूनिफॉर्म आ गए, तो हम क्या करते हैं कि कुछ रैंडमली उससे कुछ सैंपल्स उठाते हैं और वो चेक कर लेते हैं और उसके भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगर ये ठीक है तो बाकी भी ठीक होंगे, तो इसको कहा जाता है सेफ्टी सैंपलिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग, इससे हमारे टाइम की बचत हो जाती है। अब सेफ्टी टूर किसको कहते हैं? सर फायर एक्सटिंग्विशर हो गए या कोई और चीज आ गई तो फिर इसमें भी हो सकता है जी सर। ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो इसकी इंस्पेक्शन होती है, सैंपलिंग होती है, सेफ्टी सैंपलिंग, इसमें भी होते हैं कि नहीं?
यानी फायर एक्सटिंग्विशर सर आवाज नहीं आ कि हम इन एरियाज के फायर एक्सटिंग्विशर्स की इंस्पेक्शन करेंगे और मंथ में एटलीस्ट वन टाइम हम लाजमी हर एक सिंगल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब हम नए परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 100 सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या मसला है? बार बार लीव हो जाता है। सर ये नेट का इशू है सर, कुछ कनेक्शन में इशू आया हुआ है। सर कनेक्शन वाले तो फोन में इशू दो दिन से स्टार्ट हुए जी। अगर किसी के पास जोन है सर, जोन वाले सर वो कनेक्शन की 2 दिन से स्टार्ट हुए सर। जूम में कोई मसला आया हुआ है। अच्छा, करके दो। 50 टूर किसको कहते हैं कि हाई प्रोफाइल वॉक अराउंड इंस्पेक्शन होता है। यानी इसमें हमारे पास डिफरेंट टीमें इन्वॉल्व हो जाती है और टॉप मैनेजमेंट इसमें लाजमी होती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स 3-4 या एचओडीज वो और सेफ्टी वाले वर्क प्लेस में एक जेनेरिक सा विजिट करते हैं सेफ्टी के हवाले से, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो इसको सेफ्टी टूर कहा जाता है और इसका मकसद ये होता है, स्क्रीन तो शो हो रहा है, आप स्क्रॉल करें, शो हो रहा है बाकियों के साथ। अभी सही स्क्रीन शो हो रहा है ना, स्क्रॉल करें ना। उसको सेफ्टी टूर कहा जाता है। इसका इंटेंशन या मकसद ये होता है, द इंटेंशन इज टू इंटरेक्ट एंड बी हाईली विजिबल। मकसद इसका ये होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है यानी सीनियर मैनेजर्स या एचओडीज, उनका आम वर्कर्स के साथ एक इंटरेक्शन सा आ जाए। हमने अपने बेस्ट वे में हमने ये टारगेट रखा हुआ है कि जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स एंड अबव है तो वो लाजमी 2 दफा वर्क प्लेस में एक वीएफएल विजिबल फील्ड लीडरशिप कंडक्ट करेंगे, यानी साइट का विजिट करेंगे और देखेंगे कोई अनसेफ एक्ट देखे तो उस पे वर्कर्स के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करके उसको अनसेफ एक्ट को सेफ एक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सेफ्टी टूर कहा जाता है जिसमें डिफरेंट 3-4 या 5-6 बंदे इन्वॉल्व होके एक विजिट करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अगर कोई जर्क आ जाए ना तो ये खुद ही लॉक हो जाता है। वैसे तो ये मूव कर सकते हैं उसके थ्रू आप, लेकिन जहां पे इसको जर्क लगेगा ये लॉक हो जाएगा। इसको ब्लॉक रेस्ट्री बोलते हैं सर। बस जो नाम भी आप इसको दो, मैंने आपको स्टैंडर्ड उसका नाम बता दिया, सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन। बाकी आप उसको जो नाम भी दो, ये गूगल में भी यही नाम आता है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग है यानी जो आप सेफ्टी इंस्पेक्शंस करते हो या सैंपलिंग करते हो या टूर करते हो, तो इसके लिए पहले से कुछ फैक्टर्स डिसाइड करने होते हैं या पहले से कुछ चीजें कंसीडर करनी होती है। एक तो ये कि टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, कि किस किस्म की मॉनिटरिंग में करने जा रहा हूँ, क्या ये एक्टिव है या रिएक्टिव है। एक्टिव में सेफ्टी इंस्पेक्शन है, टूर है या सैंपलिंग है। तो पहले तो ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। फिर ये देखे कि जो आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कुछ इंस्पेक्शन मंथली होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ डेली इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जो आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, मंथली है
या वीकली है या क्या है। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से पता हो कि इंस्पेक्शन के दौरान किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसी तरह कौन बंदा इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी उसका कॉम्पिटेंस कितना कुछ होगा, क्या वो इंजीनियर होगा, क्या वो पीएम डिपार्टमेंट का कोई सीनियर टेक्नीशियन होगा, या जो भी उसका एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन उसकी क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। यूज ऑफ चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन के दौरान आपको चेकलिस्ट की जरूरत हो सकती है, तो पहले से डिसाइड कर लो कि कौन सा चेकलिस्ट मैं यूज करूंगा। एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड, और इस तरह ये फैक्टर भी कंसीडर करना होता है कि आप जब इंस्पेक्शन करोगे या एक्टिव मॉनिटरिंग करोगे तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स नजर आ गए कि इस चीज को ठीक करना है, इसको ठीक करना है, तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान फॉलो होगा, यानी कैसे चीजों को रेक्टिफाई किया जाएगा। क्लियर और नॉट? यूज ऑफ चेकलिस्ट सर ये एक्सप्लेन करें। इंस्पेक्शन में हम चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल परसों में परमिट दिखा रहा था ना, तो उसमें भी चेकलिस्ट, तो सेम इसी तरह जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो उसके लिए भी कुछ चेकलिस्ट यूज होते हैं। और भाईजान ये हर इंस्पेक्शन हर एक उसकी अपनी चेकलिस्ट होती है। सर ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जी, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है इस सेंस में? क्या क्या? फ्रीक्वेंसी जो लिखा है। फ्रीक्वेंसी कुछ फ्रीक्वेंसी यानी मंथली है, कुछ इंस्पेक्शन वीकली, कुछ माहाना इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ डेली इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? महीने में एक दफा होता है, 2 दफा होता है, ये उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ अकरेंस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ना। ओके सर, ठीक हो गया? ठीक है। कैसा मिनिमम उनके पास 2 एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, तो वो है या नहीं, क्या वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं, सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स की इंस्पेक्शन हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह यस और नो, यस और नो, और उसके आगे रिमार्क्स लिखना, तो इस तरह आपका जो इंस्पेक्शन होगा वो जल्दी हो जाया करेगा। क्लियर? सर फायर एक्सटिंग्विशर सर कितने मतलब दूर होना चाहिए, कितने लंबे जगह पे होना चाहिए, कितने फासले पे होना चाहिए? इसके मैं आपके साथ सारे वो स्टैंडर्ड्स, अच्छा इसके मैं आपको के साथ ये स्टैंडर्ड्स उसके शेयर कर लूंगा, NFPA, ठीक है, उसके फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी कि कितने, मतलब उसमें आप डिसाइड करोगे कि पहली चीज तो ये कि हैजर्ड लेवल क्या है, रिस्क लेवल वहां पे क्या है, उसमें 3 कैटेगरीज है, उसके हिसाब से फिर सारी चीजें डिसाइड की जाती है। सर ये स्लाइड दोबारा समझातेगा क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये एक जेनेरिक चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जेनेरिक चेकलिस्ट में आप कौन सी चीजों के पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। तो ये फायर सेफ्टी के हवाले से, सफाई के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, ट्रैफिक रूट्स के हवाले से, केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे, या मशीनें या इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी के हवाले से, या वेलफेयर फैसिलिटीज के हवाले से आप उसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, चेकलिस्ट के इस्तेमाल का फायदा क्या होता है कि इंश्योर्स दैट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। चेकलिस्ट से आपको ये चीज श्योर हो जाती है कि सारे पॉइंट्स जो आपने लिखे वो कवर हो गए। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि कंसिस्टेंट अप्रोच होता है, यानी जब भी आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाओगे सेम उसी चेकलिस्ट को यूज करोगे तो उसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे, तभी आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट होगा, और एक तरह से आपके पास रिटन रिकॉर्ड भी आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट अप्रोच में मैंने इनके 4 रीजनल डिफरेंट ऑफिसेस का विजिट किया, मुल्तान ऑफिस, लाहौर में, पिंडी में और पेशावर में। तो जिन जिन में मैं गया मैंने सेम चेकलिस्ट यूज किया, तो मेरा अप्रोच सेम रहा सबके लिए, और मेरे पास फौरन एक रिटन रिकॉर्ड भी उसका आ गया। डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि हो सकता है आपने कोई पॉइंट उसमें नहीं लिखा हो, वो आपसे हो सकता है काम हो जाता है, ये भी इसका फायदा है बहुत बड़ा। अच्छा, ऐसा करें कि लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि टाइम लिमिट खत्म हो जाए।
हमने सारे एक्टिव मॉनिटरिंग के हवाले से पढ़ लिया। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? रिएक्टिव मॉनिटरिंग जब हादसा हो जाता है और उसके बाद आप अपने एरियाज ऑफ कंसर्न को चेक करते हो, यानी आप देखते हो कि कौन सा आपका मसला हो गया जिसकी वजह से आपसे हादसा हो गया, ठीक है, तो इसको रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है। हाईलाइट्स एरियाज ऑफ कंसर्न, हमें अपने एरियाज ऑफ कंसर्न का पता चलता है कि कहाँ पे हमसे मसला हुआ जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। थिंग्स हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, इसमें हमें पता चलता है कि गलती तो पहले से हो चुकी है, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं, हम अपने फेलियर को मैयर कर सकते हैं। दो तरह से हम कर सकते हैं इससे काम। एक तो हम किसी स्पेसिफिक इवेंट से भी सीख सकते हैं कि कोई एक हादसा हो गया और उस पर हम रिसर्च करना शुरू करें कि क्या क्या रीजन हो गए, ताकि हमें उससे सीखने का मौका मिले। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो डेटा ओवरऑल कलेक्ट हुआ है उससे भी हमें सीखने का मौका मिल सकता है कि फॉर एग्जाम्पल साल का हमने डेटा उठाया, उसमें हमें पता चला कि हमारे पास टोटल पूरे साल में 10 टोटल एक्सीडेंट हुए, जिसमें 6 एक्सीडेंट वर्क एट हाइट पे काम करते हुए बंदे गिरे। और क्यों गिरे हैं? क्योंकि वो लोग हार्नेस नहीं पहनते थे। तो हमें अपने एरिया ऑफ कंसर्न का पता चल जाता है। इसका बेसिक फायदा ये हो जाता है। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर। अब जिस तरह आज सुबह क्या हुआ कि ठीक है, एक था एक बंदा, उसकी जो टांग थी ना, पैर पे, ये यहाँ पे थोड़ा चोट आ गया था। तो वो बेसिकली ये एक कन्वेयर बेल्ट है, उसकी चेन ये रिप्लेस कर रहे थे। तो लोकल पे इसको ऑन करते थे फिर ऑफ करते थे, लेकिन इसका ध्यान नहीं गया और इसका पैर इधर चेन के पास इधर रखा हुआ था और चेन आगे से चल पड़ी, जिसकी वजह से इसको चोट लग गई थी। ठीक है, तो फिर जब हादसा हो जाता है और आप चीजें जाके चेक करते हो किस वजह से हुआ है, क्या गलती हुई है, कहाँ पे, तो इसको फिर कहा जाता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। अच्छा, हमारे पास गलती है तो सजा देना बनता है जी, अगर वर्कर की गलती हो, मतलब लापरवाही हो, तो क्या उसको पेनल्टी या फाइन या कुछ जुर्माना बनता है? जी देखा जाता है ना। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी का इंचार्ज कौन था, उसको हम ज्यादातर वो करते हैं कि एरिया का इंचार्ज, एक्टिविटी का सुपरवाइजर कौन था, अगर वो खड़ा हुआ था और ये गलती कर रहा था तो उसको चाहिए था ना कि वो उसको रोकता, उसने क्यों नहीं रोका। जो आपके सुपरविजन में काम चल रहा है, जो सुपरवाइजर है उसको चाहिए कि उसके सुपरविजन में सेफ काम चले, ना कि अनसेफ काम चले। हमें ये अप्रोच अपनाना चाहिए कि हम रूट तक जाए, ये ना हो कि अब हम छोटे मोटे वर्कर पे चीखना चले। अब इसमें हादसा तो नहीं हुआ था, लेकिन से एक्ट कर रहा था। जब इससे पूछा कि क्यों इस तरह कर रहे थे, तो इसने कहा कि जो मेरा इंचार्ज है जिसने इसको काम का बोला था, उसने इसको बोला था कि कैसे भी कर दो। जी, इनसे कहे चैट तो बंद कर दें, मुसलसल मैसेज हो रहे हैं ना, तो वो जो तकसीम हो जाती है। क्या कह रहे हैं? ये कुछ दोस्त हैं चैट कर रहे हैं ना इधर ही, मैंने कहा चैट अभी ना करें, थोड़ी देर बंद कर लें, अभी टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं, तो वो जो तकसीम हो जाती है। जो सारी सारी वो आ जाती है, इनसे कहे आप चैट बाद में कर लीजिए आप। नहीं, इसको रिमूव कर लेते हैं ना, इसका हल ये है, इसको रिमूव कर लेते हैं। इनको क्लास लेने का हक नहीं है जो उधर बैठ के गप्पे लगा रहे। कौन कौन है ये? हयात रहमान, वकास खान, फाइजुल। अभी के नहीं सर, पहले के हैं सर। करें ये चैट करें सर वो सॉरी कह रहा है। और कौन? न सॉरी, अभी हम सेफ्टी वाले, हमारा दिमाग घूम जाता है ना, फिर रुकता नहीं है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि
जिसने इसको काम पे लगाए, हम कोशिश करते हैं उस बंदे को जुर्माना कर ले, ठीक है, या उसको फाइन करे कि आप सुपरवाइज कर रहे थे, आप इससे क्यों अनसेफ काम ले रहे थे, बजाय इसके तो 500-600 रुपए की भी हम इससे फाइन ले ले। जोड़े आप दूसरा प्लेट लेके आओ, बड़े वाला। हाँ, बड़े वाला प्लेट तुझे भी देता हूँ, सब्र कर। ठीक हो गया। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, जो इंचार्ज हो उसको हम रोके कि क्यों आपके सुपरविजन में अनसेफ काम चल रहा था। अब इसको मैंने फाइन किया, लेकिन इसके सुपरवाइजर से पैसे लिए, इससे नहीं लिए। मैंने कहा क्यों तुमने अनसेफ काम के लिए तुम क्यों इस पे प्रेशर डाल रहे हो। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स हमारे पास यानी आदादुशुमार हादसात के इकट्ठे होते रहेंगे। कितने हमारे पास एक्सीडेंट्स हो गए या डेंजरस अकरेंसेस हो गए। डेंजरस अकरेंस कोई ऐसा बड़ा हादसा जिसमें बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं और उसको बाहर भी रिपोर्ट करते हैं। नियर मिसेस कितने हमारे कुछ हुए। इल हेल्थ केसेस, इसी तरह वर्कर कंप्लेंट्स, इन्फोर्समेंट एक्शंस, ये सारे बेसिकली रिएक्टिव मॉनिटरिंग के फिगर्स हैं, या आपके लेगिंग केपीआईज भी इसको आप कह सकते हो कि जिन चीजों से आप लेग कर रहे हो ये आपका शो करता है। और ये इन लेगिंग केपीआईज का फायदा ये होता है कि हमें अपने ट्रेंड्स और पैटर्न्स का पता चल जाता है कि किस किस्म के हादसात हमारे पास हो रहे हैं और किस अंदाज में हो रहे हैं। किस किस्म के हादसात हमारे पास पूरे साल में हुए, यानी वर्क एट हाइट के हमारे पास हादसात हुए और उनके पैटर्न्स ये थे कि वर्कर्स हाइट पे जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो हार्नेस नहीं पहनते, ओवर रीचिंग करते हुए वो लोग गिर जाते हैं। तो ट्रेंड्स और पैटर्न्स का हमें पता चल जाता है जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। क्लियर और नॉट? ये ट्रेंड और पैटर्न का सर समझ नहीं है, और असिस्ट इन एनालाइजिंग का हम ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, हादसे कितने कुछ हुए हैं या डेंजरस अकरेंसेस या नियर मिसेस, ये सारा जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है असिस्ट इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड किस चीज का, ट्रेंड हम वैसे किसको कहते हैं उर्दू में, इस चीज का ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि किस किस्म के हादसात हो रहे और उनका पैटर्न क्या है, उनका किस अंदाज में हो रहे। तो इस चीज का हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फायर के इंसिडेंट बहुत ज्यादा हुए हैं पूरे साल में। ट्रेंड क्या हुआ? फायर के एक्सीडेंट्स। पैटर्न उसका ये है कि अक्सर वर्कर जो है वो स्मोकिंग करते, उसकी वजह से फायर के इंसिडेंट्स हो रहे। या अक्सर पैटर्न ये हो गया कि वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे या कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, नीचे कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आग लग जाती है। तो पैटर्न का भी हमें पता चल जाता है, या स्पेसिफिक उसमें किस किस्म के इंजरीज आ रहे हैं उसका भी पता चल जाता है। क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। दोबारा समझाए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं आदाद-ओ-शुमार को। हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग में ये हादसात के डेटा को कलेक्ट करते हैं और इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि किस किस्म के हादसात हो रहे और किस अंदाज में हो रहे। ठीक हो गए? यस सर, यस सर। अच्छा, ये आप लोगों का आखिरी चैप्टर अभी चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना है क्योंकि एग्जाम भी आपका करीब आ रहा है, ठीक है? ये इससे रिलेटेड जो जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी साथ साथ में हम लोग स्टडी करते रहे। अच्छा, ये वैसे ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट है कि दो साइड से एक कंपनी ए में 300 वर्कर्स काम कर रहे, वहां पे 10 हादसे उनके हुए और दूसरी जगह पे 150 वर्कर काम कर रहे और वहां पे
सेफ्टी रिलेटेड परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? हेलो, सब दोनों की आवाज आ सेम रही है है। मेरी? बस क्लियर नहीं है सर, आवाज कंपनी है किधर, इसके पास 300 वर्कर है। जिसके पास सर 300 वर्कर है सर, उसकी परफॉर्मेंस चाहिए सर। दोनों की सेम है। दोनों की सेम रेशो सेम है यार। रेशो सेम है। दोनों सेम है, दोनों का परसेंटेज सेम है सर। अगर रेशियो का जाए तो रेशियो चूंकि सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का परफॉर्मेंस भी सेम है यार। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी वर्क प्लेस के हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं डिवाइडेड बाय कितने वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर आप करोगे तो जो ऊपर एग्जांपल इन्होंने दिए है उसमें दोनों केसेस के लिए सेम रिजल्ट आएगा। रेशियो चूंकि सेम है, क्योंकि एक केस में 150 वर्कर्स काम कर रहे थे, 300 एक जगह पे 10 हादसे हुए थे और वहां पे 300 वर्कर काम कर रहे थे, और दूसरी जगह पे 5 हादसे हुए थे और 150 वर्कर काम कर रहे थे। तो दोनों को अगर आपस में डिवाइड किया जाएगा तो रेशो सेम ही रहेगा। इसी तरह एक और भी फॉर्मूला है जिससे हम हेल्थ एंड सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको LTIFR भी कहा जाता है, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, कि आपके पास नंबर ऑफ LTIs कितने कुछ है डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स कितने कुछ थे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख आवर्स। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास LTIFR आ जाएगा। ठीक है, LTI किसको कहते हैं? लॉस्ट टाइम इंजरी, कि ऐसा कोई हादसा जिसमें 24 आवर्स में बंदा इतना जख्मी हो जाए कि उसकी वजह से दोबारा 24 आवर्स में अपनी ड्यूटी में रिपोर्ट नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी के लिए, तो उस एक्सीडेंट को LTI कहा जाएगा। और LTI आपके कितने कुछ है डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख आवर्स, तो इससे आपका LTIFR आ जाएगा। अच्छा, वर्किंग आवर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी को है आइडिया? सर मतलब 24 डिवाइड बाय 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। जी सर। देखियो वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या कहा आपने? सर वर्किंग आवर सर 24 डिवाइड बाय 8 आवर का काम होता है ना सर स्टैंडर्ड लॉ के मुताबिक, और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं एक साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, और साइट ओपन होता है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे सर। 12 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल वो जो वर्कर्स है वो महीने में मतलब हफ्ते में जुम्मे के दिन सिर्फ छुट्टी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 26 डेज वो काम कर रहे हैं। तो मंथली वर्किंग आवर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 26, इससे जो भी आंसर आएगा वो उतने आपके वर्किंग आवर्स हो गए। ठीक है, यस सर।
सर ये 100 जो है नंबर ऑफ वर्कर्स तो होंगे सर। अब सर आपने 100 दिखा तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे सर, पर उसके बाद आवर्स होंगे इनटू सर। जी 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 जी, जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो तो डिपेंड करता है ना कि कितने आपके वर्कर्स थे। सर अगर हमारे पास अभी 2500 वर्कर हैं तो 2500 उसके बाद फिर 10 घंटा काम करते इंटू 100 इंटू 10 और उसके बाद सर फिर वो करेंगे 24 दिन का जो काम करते इस तरह करेंगे सर। यार कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 2500 यस सर 2500 कर रहे मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे? 10 घंटे 10 घंटे सर, और 24 दिन का मल्टीप्लाई बाय महीने में कितने दिन काम करते हैं? महीने में कितने दिन काम कर रहे हैं? 26 सर। 26। बस जो भी इससे आंसर आएगा वो होगा, ठीक है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 26 का जो भी आंसर आएगा उतने आपके वर्किंग आवर्स हो जाए। ओके सर। अच्छा ये 25,000 क्या था? 2500 ये कि इसके वर्कर्स थे। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सर ये ऊपर काफी तो नहीं हो गया सर? सर ये आज के लिए काफी है सर। सर ये आज के लिए काफी है। इतना सर वो जो हम पिछले में पढ़ा सर वो तो आज के लिए बहुत है सर, आगे भी है हमारा। क्लास होगी सर ये ऊपर काफी 1000 फ्राइडे को क्लास नहीं होगी। सर ये ऊपर 1000 लिखा है और 1 लाख लिखा है, क्लास नहीं क्यों? होगी। अच्छा एक मिनट, फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये जो क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन हमारे पास आते हैं, इसके साथ जो हम फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो बेसिकली हम इस वजह से करते हैं ताकि राउंड में हमारे पास आंसर आए। फक यार। जी जी बोले सर ये सिनारियो में जैसे पूछा जाता है कि यानी आपको एक सेफ्टी एडवाइजर या सेफ्टी अरेंजमेंट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो हम अगर किसी टास्क का आंसर दे रहे हैं तो उसमें हम सर यानी ये वर्ड आई मी बाय माई सेल्फ ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हो, डिपेंड करता है कि सिनारियो में टास्क कितना क्या दिया है। ठीक है सर। टास्क और सर ये जी जी सर ये 21 अगस्त का जो पेपर है उसमें टास्क नंबर 2 दिया है जिसमें उसने सेफ्टी के जो मतलब स्टेटमेंट है वो बयान किए, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? यानी वो स्टेटमेंट लेके हम उसी को रिपीट करेंगे और फिर उस स्टेटमेंट को यानी उसमें पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट दीज पॉइंट्स आर अप्लाइड। एक मिनट, कौन सा वाला पेपर है? 2 Feb? नहीं सर, 21 अगस्त 2021। 21 अगस्त को तो पेपर हुआ ही नहीं है सर। ये आईजी इधर लिखा है सर, मैं दिखा रहा हूँ सर। ये है IG1 IGC 0007 वाला। 0007 वाला। अच्छा इसमें कौन से क्वेश्चन की किस चीज की समझ नहीं आ रही? सर टास्क नंबर 2 में जो पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है टास्क। हाँ तो सर उसमें पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट ये पॉलिसी स्टेटमेंट अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसका मतलब परसेंटेज बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो उसने अपनी कंपनी की पॉलिसी बता दी कि पॉलिसी इनकी ये है, तो आपने सीन पढ़ लिया, तो आप बताए कि ये पॉलिसी किस हद तक ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो एक एक पॉइंट इसमें से बताओ
ठीक है, और फिर उसको डिस्कस करो कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कमिटमेंट की है, पहला पॉइंट कि ये लोग एक्सीडेंट्स और इंजरी और इल हेल्थ को रोकेंगे, बल्कि लेकिन अगर सीन में हम देखें तो इनके पास फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसी तरह नियर मिसेस भी है और इल हेल्थ केसेस भी आ रहे हैं, जो ये शो कर रही है कि इन्होंने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस, इसका टाइटल दोगे या इसका बोल्ड फॉर्म में लिखोगे कि इन्होंने पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम हादसा की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन सीन में हमें नजर आया कि इनके पास एक एक्सीडेंट हो गया या ये इनके पास एक्सीडेंट्स होते रहे लेकिन ये उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे। मैं इसके आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर उससे आपको आसानी होगी। ये आपका हो गया। हाँ सर, आंसर शेयर। सर वो सेफ्टी साइन वाला क्वेश्चन और आंसर भी लिंक कीजिए सर वो आपने कहा था फिर आपने सेंड नहीं किया। अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ पूरा पेपर। यार ये एक आसिम सलीम, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपको कल भी क्लास से रिमूव किया, आज फिर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कल भी समझ नहीं आया। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बैकग्राउंड में आपका नॉइस आ रहा है और आप माइक ओपन रखते हो ना मेरे भाई। सर वो नोटिफिकेशन है यार। माइक आप अपना ऑफ रखो ना, जब कोई माइक ऑन करता है तो हमें इधर शो हो जाता है ना, हमें शो हो जाता है। आप क्वेश्चन पूछो फिर माइक ऑफ रखो। अच्छा ये देखिए ये मैं आप कौन से टास्क की बात कर रहे थे? सर टास्क 2 की। टास्क 2। ये देखिए इसको मैंने कैसे आंसर किया है, वही पॉइंट्स जो इन्होंने मतलब वहां पे लिखे हुए थे कि ये हमारी पॉलिसी है, उसको हाईलाइट किया और फिर उस पे स्टेटमेंट दी कि ये इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम ये कर रहे हैं जबकि ये हो नहीं रहा। समझ आ रही है? ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। यस सर, यस ये आप थैंक यू। ये आपके जो अगस्त 2021 का पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन आपके पास आ गया। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है? ओके सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें आपने पहला क्लास में और दूसरा क्लास में बता रहा था ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए जो सेम आ जाता है, तो वो गलत होगा, ऐसा कुछ आपने बताया। तो वो मतलब बिल्कुल, हम लोग जब आप सोल्यूशन फॉर दिस पेपर जब आप खुद लिखोगे ना तो फिर आपका आंसर डिफरेंट आएगा ना। जब आप किसी से कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी सिमिलरिटी उसमें आ सकती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको इंशाल्लाह वर्बल सोल्यूशन हम लोग देंगे, वर्बली आपको ये सारे पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन अगर उसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा उसमें। सर जैसा कि मतलब इसका कोई लिंक वगैरह या इंटरनेट से थोड़ा आंसर उठा के और अपना थोड़ा यूज कर देना इसमें लाइन वगैरह, तो अगर मतलब कैसा तरीका होगा उसका आंसर का, इसलिए मैं वो आपका 100% आपके 90% पेपर जो होगा ना वो आपका सिनारियो और बुक से हो जाएगा, ठीक है? उसमें कॉपी पेस्ट मारने की जरूरत ही नहीं है। ये सिनारियो बेस्ड अगर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती तो वो तो फिर वो आपको ऐसे कभी भी नहीं देंगे कि आप उसको गूगल टॉपिक को सर्च करोगे और वहां से कॉपी पेस्ट मार के इधर पेस्ट कर लो। ऐसे पेपर होते ही नहीं है। पेपर सारे सिनारियो में उन्होंने उसके आंसर भी छुपाए होते हैं। अगर आपने स्टडी किया होगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है? ओके सर थोड़ा बस आप हेल्प चाहिए होगा सर, लाजिम, मतलब थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा बहुत। नहीं देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को पता हो तो हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है। उसमें सबसे मेन चीज यही है कि एक तो हम कोशिश करते हैं कि क्लासेस के दौरान भी आप लोग को अच्छे तरीके से हैंडल करें और फिर जो पेपर का दिन होता है उसमें भी इंशाल्लाह आपको कोई हेल्प इतना नहीं मिल सकता। आपको कोर्स पहले से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है?
ओके सर, थैंक यू सो सर मच। अगर टाइम मेरे तो 1 दिसंबर 2021 के जो पेपर है उसका लास्ट टास्क जो है वो भी एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह या तो कल शेयर कर लूंगा, अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देना सर।